तो आज की क्लास शुरू की जाए। लास्ट क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट पार्ट फिनिश किए थे। लास्ट में हम लोग एक आरसी डीसी सर्किट डिस्कस किया था कि जब कोई सर्किट में रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटर भी लगा हो सेल के साथ, और उस सर्किट को एनालाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसकी हमने 3 अलग अलग टाइप्स डिस्क्राइब की थी: व्हाइल चार्जिंग, व्हाइल डिस्चार्जिंग, एट स्टेडी स्टेट। तो ये सर्किट की एक रूप थी। कैपेसिटर अकेला सर्किट में सेल के साथ कनेक्ट हो तो उसको हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर अकेला सर्किट में हो सेल के साथ तो वो अब प्लस रजिस्टर कैपेसिटर दोनों हो सेल के साथ किसी सर्किट के भीतर तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं। एक उसका कह सकते हो सर्किट पार्ट है और दूसरा है इसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन कहने का मतलब इफ़ेक्ट कह सकते हैं। इफ़ेक्ट को ही आगे हम लोग एप्लीकेशन में ले लेते हैं। तो अब से हम लोग इसके जो इफ़ेक्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने सिलेबस में, या हम लोग की जो सिलेबस है उसमें इस करंट की इफ़ेक्ट की चर्चा 3 पार्ट में कैटेगराइज की गई है। एक थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ करंट, दूसरा केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट, और तीसरा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो हम पाते हैं कि वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, और इस घटना को हम थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की फिनोमेना स्टडी करते हैं, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की घटना, उसी इलेक्ट्रोलिसिस की एक एप्लीकेशन है। और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट से हम लोगों की जो मैग्नेटिज्म की पार्ट है वो स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद एसी इंडक्शन उसके साथ जुड़ा रहता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। लेट मी डिस्कस थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि हम देखते हैं और पाते भी हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। इस बात को हम दर्ज करना चाहते हैं पहले। व्हेन अ करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर इट गेट्स हीटेड। ये जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है। और आप इसको अपने डेली लाइफ में भी महसूस कर सकते हैं। किसी ऐसी कोई कंडक्टर ले लीजिए, आप पहले उसको छूकर उसका ठंडापन, गर्मपन को महसूस कर लीजिए, और एक बार थोड़ा देर के लिए करंट उसको उसमें चला दीजिए, और तब उसके करंट चलने के बाद उसको जब आप छूइएगा तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होता है। प्रश्न उठता है कि ये टेम्परेचर उसकी क्यों बढ़ जाती है जब करंट उसमें फ्लो हो जाता है, और अगर ऐसा होता है तो उसकी टेम्परेचर कितनी वृद्धि हो जाएगा। ये सारी बातों का आकलन हम यहाँ पर करना सीखेंगे। आप इस बात को कुछ ऐसे समझो, मान लो कि ये एक कोई कंडक्टिंग वायर है। नॉर्मल जो तार हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, कॉपर, एल्युमिनियम वाला, वही है ये एक कंडक्टिंग वायर है ना। ये मोटा हम लिए हैं चीज़ों को समझने के लिए इतना। ये आपकी कंडक्टिंग वायर है, और इसमें करंट चलाने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसमें करंट चलाने के लिए बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जो कि सबसे बेहतर सोर्स हम लोग का एक शेल है। अभी हम यहाँ स्विच कनेक्ट नहीं किए हैं। ये शेल की मान लिया जाए ईएमएफ है, और जैसा हम जानते हैं कि अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में अगर जब तक ये स्विच ऑन नहीं है, सेल कनेक्टेड अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है ना,
तो ये जो भीतर में इस कंडक्टर में इनॉर्मस अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम जानते हैं। देयर आर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and these all electrons are moving with a very high speed about 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी तेज़ गति से भीतर चलता है, 100 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से वो भीतर छटपटाता है। कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे, कोई इलेक्ट्रॉन दाएं, कोई इलेक्ट्रॉन बाएं, कोई इलेक्ट्रॉन आगे, कोई इलेक्ट्रॉन पीछे, इस तरह से छटपटाता है। इसकी गति को हम RMS गति से डील किए हुए हैं। लेकिन और हम इस इलेक्ट्रॉन के अलावा एक भीतर में, कंडक्टर के भीतर में क्या होता है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज लैटिस भी होता है। बताया था ये, इसमें पॉजिटिवली चार्ज लैटिस, हमने थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रूप में यहाँ लैटिस इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड रहता है। जहाँ तहाँ लैटिस पड़ा हुआ है, जहाँ तहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा वॉल्यूम में भरे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन छटपटा रहे होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैटरी से, इसको जब हम स्विच ऑन करते हैं, जब ये बैटरी से कनेक्ट होता है, तो यहाँ की पोटेंशियल पॉजिटिव, यहाँ की पोटेंशियल निगेटिव, और एक कंडक्टर के रीजन के भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ कंडक्टर के अंदर में, वो अब इस पूरे इलेक्ट्रॉन पर, जो भी इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, जो कि पहले लावारिस की तरह इधर उधर चल रहा था, अब ये सभी इलेक्ट्रॉन पर वो अपने डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स लगाने लगता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सारे कंडक्टर पर फोर्स लगाने लगता है। मतलब कि अब सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधन में आ जाते हैं। अब ये फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को इधर उधर छटपटाने से रोकता है और बोलता है ये फोर्स कि तुम अब इस डायरेक्शन में चलो। ये इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में चलाने का प्रेरित करता है ये। और बेसिकली इसी फोर्स के लगने से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बहाव उत्पन्न करता है। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना छटपटाना लगभग बंद करके वो इस डायरेक्शन में एक गति लेना शुरू करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन में जब इस डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग होती है, इसको हम गति को ड्रिफ्ट स्पीड से डिस्क्राइब किए हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू करता है, तो इलेक्ट्रॉन के ही इसी ड्रिफ्टिंग की वजह से इस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। और वो जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग के मोशन के अपोजिट में करंट फ्लो होता है। मतलब कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये तो हम लोग ऊपर तापर सारा बात बोल दिए है। लेकिन और एक बात और कि ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग जितनी तेज होगी और जितना स्मूथ होगा, करंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। लेकिन इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इतनी आसानी से नहीं होता है। ड्रिफ्टिंग होता है, लेकिन भीतर में उस ड्रिफ्टिंग में कई प्रकार की रुकावटें भी आती हैं। क्या रुकावटें हैं, मेन रुकावटें क्या हैं, तो सुनो ध्यान से कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चलता है तो इसके रास्ते में पड़ा हुआ जो लैटिस है, लैटिस के बारे में तो आपको हम कई बार बोले हुए हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन और लैटिस की आपस में तुलना करें तो मास के रिस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन एक चींटी है तो लैटिस एक हाथी है ना। लैटिस बहुत बहुत ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन तो वो चलना शुरू करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लैटिस क्या करता है ना, या इलेक्ट्रॉन छटपटा रहा होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं किए हुए होते हैं तब इलेक्ट्रॉन छटपटा रहा होता है, परंतु लैटिस उस समय क्या करता है, तो बेसिकली लैटिस 100% रेस्ट में नहीं रहता। वो लैटिस अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है। वो जो लैटिस है बाबू, वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है। उसमें एक वाइब्रेशनल ऊर्जा होती है और वो कह लीजिए कि उस मटेरियल की एक इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इंटरनल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी है और प्लस इस लैटिस की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, उसका पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो इस मटेरियल की इंटरनल एनर्जी डील करेगा।
और किसी मटेरियल में जो अगर इंटरनल एनर्जी कुछ है, किसी भी मटेरियल में अगर कुछ भी इंटरनल एनर्जी है, तो अपनी इस इंटरनल एनर्जी को मटेरियल किस रूप में व्यक्त करेगा। तो अपनी कोई भी मटेरियल में अगर इंटरनल एनर्जी अगर ज़्यादा है, कम है, तो वो बेसिकली दो रूप में अपनी एनर्जी को व्यक्त करेगा। एक, अपनी जो अवस्था है वो बदलने में वो अपनी एनर्जी को उपयोग करेगा, है ना। अगर कोई सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड है तो, है ना, वो गैस में कन्वर्ट होगा। अगर टेम्परेचर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वो अपनी अवस्था चेंज करने, या घट रही तो अपनी अवस्था चेंज करने में उपयोग करेगा। एक तो ये है। और दूसरा, वो अपना टेम्परेचर को चेंज करने में उपयोग करेगा। इंटरनल एनर्जी आइदर मे चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी और मे चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। दोनों में से कोई भी। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो गारंटली टेम्परेचर चेंज होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और इंटरनल एनर्जी ऑफकोर्स बढ़ा है तो इसका मतलब उसका स्टेट चेंज होगा। ये दोनों में से कोई एक बात होगी। तो यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं इस कंडक्टर की, इस बाबू कंडक्टर की, तो इस कंडक्टर की तो स्टेट चेंज होना नहीं, तो कॉपर का है तो करंट चलने के दौरान भी कॉपर का ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर किसी वजह से अगर इस कंडक्टर की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर किसी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी घटती है तो इसका मतलब कि इसका टेम्परेचर कम होगा। और जो इंटरनल एनर्जी का बढ़ना या घटना बेसिकली डिपेंड करता है इस लैटिस के वाइब्रेशनल ऊर्जा पर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जितना कम होगा उसकी इंटरनल एनर्जी उतना ही कम होगा। तो अब हम जैसा आपको बताए कि ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तैयार हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाया, और वो फोर्स इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, तो एक्सेलरेशन पैदा करेगा, उसको चलाना शुरू करेगा, उसमें ड्रिफ्टिंग पैदा करेगा, और उसी ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट फ्लो होगा। ये बातें तो हैं, लेकिन ये ड्रिफ्टिंग इतनी आसान नहीं होती, इसमें रुकावटें होती हैं, और वो रुकावट बेसिकली इलेक्ट्रॉन का इस लैटिस के साथ टक्कर के कारण होता है। जितना ज़्यादा टक्कर होगा उस इलेक्ट्रॉन की रुकावट उतनी ज़्यादा होगी। बेसिकली क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बहते हुए इस लैटिस से टकराता है तो टकराने के बाद लगभग, ये लैटिस तो पहाड़ है, इसमें तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, परंतु इलेक्ट्रॉन जो है वो लगभग थम सा जाता है। परंतु इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होता है उससे फिर वो एनर्जेटिक होकर अपना एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, और फिर वो जा कर के कहीं आगे के रास्ते में पड़ा लैटिस से वापस फिर टकराता है, फिर रुक जाता है, और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स्ड होकर एक्सेलरेट होता है, और फिर ये गिरते पड़ते इस छोर से इस छोर तक ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। तो ये जो टक्करें होती हैं, इसी टक्कर से हम लोगों ने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है वो इसी कंडक्टर की वजह से होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा टक्करें उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। साथ ही साथ इस टक्कर से एक और घटना घटती है। इस टक्कर से इस मटेरियल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा हुआ ये कंडक्टर जो है अपने टेम्परेचर में शो करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के शो करता है। देखते हैं कैसे इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। सपोज करो हम कोई एक इलेक्ट्रॉन की टिपिकल मोशन कंसिडर कर रहे हैं। मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन फिर किसी लैटिस से टकराया हुआ होगा और लगभग ये थम सा गया होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थम सा गया है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये बाबू इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ कोई लैटिस पड़ा था, उससे टकरा गया, टकरा करके लगभग रुक सा गया है, तो यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या है, 0 है। यहाँ दूर कोई एक लैटिस है, ये बाबू हम थोड़ा दूर बनाए हैं ताकि चीज़ों को समझ पाएँ। ये लैटिस की स्थिति है यहाँ पर, और ये दोनों के बीच की ये दूरी है, है ना।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाया, फोर्स है ना, फोर्स से क्या पैदा होगा, कैसा फोर्स लगा, कांस्टेंट या वेरिएबल, ये जो फोर्स लगा इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो कैसा फोर्स है, वो फोर्स डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो गारंटली ये फोर्स कांस्टेंट होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहता है इस पर्टिकुलर बैटरी जोड़ने के बाद, तो ये जो आपकी फोर्स होंगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। और इस फोर्स से क्या होगा, तो इस फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन से क्या होगा, तो यहाँ पर चूंकि उसकी गति 0 थी, यहाँ पर बाबू उसकी गति ऑलमोस्ट 0 थी, और जब ये एक्सेलरेशन लगेगा तो एक्सेलरेशन के कारण इसकी गति क्या होगी, तो बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर इसमें अच्छा खासा गति होगा, और यहाँ पर जब वो पहुँचेगा तो इसमें एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन में क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ। हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ा कैसे, अगर ये हमसे पूछा जाए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ गई, तो आप क्या जवाब दोगे, तो आप कहोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन पर इसने जो फोर्स लगाया, उस फोर्स ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया, उस डिस्प्लेसमेंट के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर उस फोर्स ने वर्क किया, and work done by external agency में converted into the energy। वर्क डन कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो अगर वर्क डन होता है तो दैट वर्क में कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। तो यही बात यहाँ होता है कि जो ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगकर यहाँ से यहाँ तक आने में जो काम किया, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो काम किया, वही वर्क डन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आते आते प्राप्त हुआ, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसकी इलेक्ट्रॉन की बाबू काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। चलो काइनेटिक एनर्जी यहाँ बढ़ गई, चलो ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी बढ़ गई, अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी k है, तो कितनी बढ़ गई, k टाइम्स बढ़ गई, k बढ़ गई। और k जो बढ़ा, अगर वो पूछा जाए कितना के बराबर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो जो ये फोर्स के द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क किया जाएगा उतना ही बढ़ेगा, ऑलमोस्ट उतना ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ बढ़ेगा जितना इस फोर्स के द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में काम किया जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, ये बाबू इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जा कर के उसकी गति जो प्राप्त हुआ भी, ये भी यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं इसका, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन, ये लैटिस से जस्ट टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी है, याद रखिएगा। लैटिस यहाँ पड़ा हुआ है, ये लैटिस है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलकर यहाँ आया, उस समय उसके पास ये गति है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आकर के लैटिस के साथ तक से टकराया, तो ऑलमोस्ट इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी समाप्त हो गई। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की समाप्त हो गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी, टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो कहाँ चली गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी चला गया इस लैटिस के भीतर। वो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली पूरा का पूरा चला गया इस लैटिस के भीतर। अगर लगभग ये थमसा गया है, लगभग ये रुक गया है, पूरी तरह से अगर स्टैटिक हो गया, तो जितनी इसके पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी, वो सारी काइनेटिक एनर्जी वो लैटिस ले लिया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, ये लैटिस ले लिया। और लैटिस काइनेटिक एनर्जी लेकर के क्या करेगा, तो लैटिस अपनी एनर्जी बढ़ाएगा। एनर्जी अगर कोई अगर ले लिया है वो, और पहले उसके पास कुछ एनर्जी है, मान लो 5 जूल है और 50 जूल ले लिया, तो अब उसकी टोटल एनर्जी 55 जूल होगी। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी के बढ़ जाने से क्या होगा, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, जो पहले ये जो पहले टकराने से पहले जो इतनी एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा था, माने इस मीन पोजीशन से इतना आगे इतना पीछे वाइब्रेट कर रहा था, टकराने के बाद उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। इस लैटिस की जो
टकराने के बाद जो लैटिस की जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा होने से क्या होगा, तो इसके ज़्यादा होने से इसकी हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, उस लैटिस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गया तो वो अपनी एनर्जी को कैसे शो करेगा, तो वो अपनी एनर्जी को टेम्परेचर बढ़ा के शो करेगा। तो आपने यहाँ पर एक बात ये देखा कि टकराने के बाद इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई, वाइब्रेशनल है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, है ना, आफ्टर कोलिजन। ये बातें होंगी। और अगर पूछा जाए कि कितनी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गई, तो जितना इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी था उतनी अमाउंट में इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई। और फिर पूछा जाए कि कितनी बढ़ गई और डिटेल करो, तो आप कह सकते हो कि इस फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क हुआ, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी गोज इनटू द लैटिस। तो आप कह सकते हो कि इस लैटिस की उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा जितना इस फोर्स के द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ कुछ ऐसा समझो कि ये तो बातें हम एक लैटिस के साथ होने वाली घटना को डिस्कस किया या एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस किए। अंदर में ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, इस लैटिस से टकराएगा, फिर ये चलेगा, लैटिस से टकराएगा, ये चलेगा, लैटिस से टकराएगा, और इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन की इस छोर से इस छोर तक जाते जाते लैटिस जितने भी लगभग हैं कंडक्टर के भीतर जिसमें इलेक्ट्रॉन टकराया है, इंटायर लैटिस की जो भी टकरे हुई हैं उसके इंटायर लैटिस की जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है उसकी बढ़ जाएंगी और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगी। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि इंटायर इस कंडक्टर की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगी। और उसकी इंटरनल एनर्जी जो बढ़ गया वो कैसे शो होगा, तो वो शो होगा इसके टेम्परेचर के बढ़ने से। और तब हम कहेंगे कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडक्टर जो है बाबू गर्म होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये कंडक्टर कितना गर्म होगा, तो ये कंडक्टर उतना ही गर्म होगा जितना इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और कितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो उतना ही बढ़ेगा जितना इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क होगा। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा उतना ही वर्क होगा जितना इस सेल के द्वारा वर्क होगा। सेल जो है वही ना मेन इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लायर तो यही सेल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया, वो पोटेंशियल डिफरेंस जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। तो जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वर्क करेगा, ये जो शेल जितना वर्क करेगा उतना ही वर्क इस कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा और उतना ही अमाउंट में इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होगा और उतना ही अमाउंट में कंडक्टर जो है वो गर्म होगा। ठीक है, तो आप इस बात को लिख सकते हो कि द heating of conductor is due to है ना, due to increase of internal energy हीटिंग ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू, ऐसे कह दो, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ, ठीक है, इंक्रीज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ लैटिस, वाइब्रेशनल है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ लैटिस आफ्टर कोलिजन विथ the drifting electrons। बहुत सारी बातें हम यहाँ पर बोले हैं
और टू दी पॉइंट हमने लिखा, जो कंडक्टर जो गर्म हो जाता है, तो ये कंडक्टर गर्म क्यों होता है? द हीटिंग ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ लैटिस आफ्टर कोलिजन विद द ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम पूछें यहाँ पर हीट कितनी बनेगी, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा हटाते हैं बातों को लिखने के लिए। तो हीट एनर्जी जो क्रिएट होगा कंडक्टर में, हीट एनर्जी जो क्रिएट होगा कंडक्टर में, हीट एनर्जी जो कंडक्टर में क्रिएट होगा करंट फ्लो होने के बाद, ये बराबर कितना? तो आप कह सकते हो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ कंडक्टर कितना होगा? कितना होगा इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ कंडक्टर? तो कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू दी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन उतना ही होगा जितना वर्क डन बाय शेल होगा। ये जो शेल हमने कनेक्ट किया है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाई शेल कितना होगा? तो ये जो चार्ज सप्लाई होता है शेल के द्वारा, वर्क डन हम लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो शेल के द्वारा जो चार्ज फ्लो हुआ थ्रू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ईएमएफ ऑफ द शेल, और ये चार्ज कितना फ्लो हुआ अगर हम ये बात आपसे पूछेंगे तो आप कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हुआ है आई, है ना बाबू, आई, तो आई बराबर लिख सकते हैं भी बटा में आर, लिख सकते हैं ना, या आप इसको आई या चार्ज फ्लो बटा में टाइम लिख सकते हैं ऐसे भी। और आई का मान खुद लिख सकते हैं भी बटा में आर, या भी बराबर आई आर। आर क्या है? तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज बराबर हो जाएगा आई इंटू टी, तो ये हो जाएगा ई आई इंटू टी, ई आई इंटू टी। और यहाँ पर भी के रूप में तो हम ई लिए हुए हैं, तो ई बटा में आर होगा। तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से बोल सकते हो। और अगर हम शेल का अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी की बात करें, भी ले लेते हैं, ठीक है, तो भी ले लेते हैं, सेल की ईएमएफ के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भी, यहाँ पर बाबू हो जाएगा भी। और भी का मान अगर बोलें तो भी बराबर आई आर, तो भी बराबर आई आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आई बराबर हम भी बाई आर लिख दें, अगर आई बराबर भी बाई आर लिख दें तो हो जाएगा भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो दिस इज व्हाट द हीट एनर्जी है ना क्रिएटेड इन द कंडक्टर। और इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई जूल। ये जो चीज़ है, जितनी भी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये जूल ने एग्जैक्टली इतना ही एक्सप्रेशन को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया अलग अलग तरीक़ा से। जूल से अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं, जूल से हीटिंग इफेक्ट उन्होंने अलग अलग क्वांटिटी को कांस्टेंट रख करके एक्सपेरिमेंट किया। जूल से हीटिंग इफेक्ट है ना, उन्होंने एक कंडक्टर लिया, जूल ने एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर की रेजिस्टेंस माप के रख लिया। उसके बाद उन्होंने शेल लिया, टाइमर कंसीडर किया, सेल की ईएमएफ भी नाप के रख लिया। पहले उन्होंने क्या देखा कि वही कंडक्टर में जब हम करंट 1 मिनट चलाए तो कितना गर्म हुआ, और जब उसी कंडक्टर में करंट हम 2 मीटर चलाए तो कितना गर्म हुआ, उसी कंडक्टर में जब हम 3 मीटर करंट चलाए तो कितना गर्म हुआ।
मतलब कहने का कि वही कंडक्टर में, मतलब वही रजिस्टर में उतना ही करंट चलाने पर, समय अलग अलग देने पर हीट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उन्होंने पाया, इट इज फाउंड दैट, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कि जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, आई एम सॉरी टाइम है। और ये कब, जब करंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स है। एक कंडक्टर में हमने करंट चलाया और वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो भी है, मान लो 5 ओम की रेजिस्टेंस है, और हमने करंट चलाने के लिए एक व्यवस्था कर लिया जिसके कारण उस कंडक्टर में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो रेजिस्टेंस 5 ही रहनी है और करंट 2 ही एम्पियर चलनी है ऑलवेज। अब हमने 2 एम्पियर की 5 ओम करंट कंडक्टर में करंट चलाया 1 मिनट, और कितना गर्म हुआ वो मापा। मापने की एक अलग पद्धति है, उससे हम लोग उसको निकाल लिए एक्सपेरिमेंटली। और फिर उसी कंडक्टर में हम 2 मिनट तक करंट चलाए, और फिर कितना गर्म हुआ, उतना ही करंट जब चलाए तो कितना गर्म हुआ फिर हमने नापा और देखा। तो जो वो करंट है वो पाया गया कि टाइम के बढ़ने से करंट का भी मान बढ़ता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2 मिनट में करंट मतलब हीट एनर्जी 2 गुना हो जा रहा है, 3 मिनट के बाद उसकी हीट एनर्जी 3 गुना हो जा रहा है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा जो उन्होंने देखा कि जो हीट एनर्जी है, अगर हम एक रजिस्टर में 1 मिनट 1 एम्पियर करंट चलाए तो जो गर्म हुआ, उसी रजिस्टर में 1 मिनट में 2 एम्पियर की करंट चलाए तो जो गर्म हुआ, उसी रजिस्टर में 3 मिनट में, उसी रजिस्टर में उतना ही समय में 1 मिनट तक 3 एम्पियर करंट चलाए तो जो गर्म हुआ, उसी रजिस्टर में 1 ही मिनट तक 4 एम्पियर करंट चलाए तो जो गर्म हुआ। जब इस तरह हम उसका कैलकुलेशन किए तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ कि जो वो हीट एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, व्हेन आई एंड टी एंड आर कांस्टेंट। जब हम 1 एम्पियर चलाए तो जो करंट, मान लो वो हीट एनर्जी मान लो कुछ है 5 जूल है, जब हम 2 एम्पियर चलाए तो 20 जूल हो गया। 3 एम्पियर चलाए तो 9 टाइम्स बढ़ गया, है ना, 45 जूल हो गया। तो इस तरह जब हम उसको अवलोकन किए तो पता चला कि ये रिलेशन कुछ इस तरह से स्टेब्लिश हो रहा है। और तीसरा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब रजिस्टर पर डिपेंड करा, व्हेन T एंड I आर कांस्टेंट। समान समय तक समान करंट मतलब सप्लाई किया गया डिफरेंट रजिस्टर में, तो देखा गया कि रजिस्टर के बढ़ने से हीट एनर्जी बढ़ता है अगर समान समय में समान करंट अप्लाई करने पर टेम्परेचर रेजिस्टेंस के बढ़ने से हीट एनर्जी बढ़ता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस 2 गुना करेंगे तो हीट एनर्जी 2 गुना, रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो हीट एनर्जी आधा हो जाता है। शर्त याद रखिएगा कि टाइम जितने देर तक करंट देनी है और करंट आपस में समान होनी चाहिए, तब जाके ये रजिस्टर पर इस तरह से डिपेंड किया। और अगर आप इस तीनों को मिला दीजिएगा, है ना, फ्रॉम एबव 3 लॉज, ये ऊपर तीनों लॉ को जब आप मिला दीजिएगा तो हमें प्राप्त होता है कि H जो है वो आई स्क्वायर आर टी के लॉ को फॉलो करता है। और इसी बात को तो हम लोग यहाँ पर डील किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो हम लोग एनालिटिकली देखे, इसी बात को जूल ने एक्सपेरिमेंटली जो है वो पाया, इसी चीज़ को जूल ने एक्सपेरिमेंटली पाया।
तो गर्म होने का मकसद अगर पूछा जाए कंडक्टर क्यों गर्म एक्चुअली हुआ, तो आप कह सकते हो कि जब करंट चलता है तो कंडक्टर हीट एनर्जी कंज्यूम करता है या एनर्जी कंज्यूम करता है। और एनर्जी कंज्यूम किया, कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, उसके भीतर की ऊर्जा बढ़ेगा और वो ऊर्जा जो बढ़ा इंटरनल के रूप में वो अपने आप को रिप्रेजेंट किया, जिससे उसकी टेम्परेचर बढ़ गई। तो इस बात को आप कुछ इस तरह से बता सकते हैं। पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन है ना, या हीट कंजम्पशन पर सेकेंड, it is defined as the heat consumption per second. It is defined as the heat energy या heat electrical energy, आप ऐसे लिखो, it is defined as the electrical energy consumption per second. Electrical energy consumption per second. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन अगर हुआ तो उससे क्या होगा, हीट बनेगा। तो इस पावर को तुम कुछ इस तरह बोल सकते हो, H/T पर सेकेंड है, टाइम नीचे आ गया, ठीक है। और इसको H को हम क्या लिखे थे, H को लिखे थे VIT, ये बराबर हो जाएगा V/I, TT कट जाएगा। इसके बाद दूसरा लिखे थे I²RT, तो TT कट गया, तो ये बराबर I²R हो जाएगा। तीसरा V²/R इंटू TT कट जाएगा, तो बच जाएगा V²/R। ये तीन इसके जो है बेसिक फॉर्मूले हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। हाँ, एक बात और हम यहाँ नोट कर देते हैं, इस बात को आप भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोग हीट लिखे हैं ना, हीट H, दैट इज I² इंटू T, ठीक है। ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं व्हेन I एंड R आर कॉन्स्टेंट्स। I और R जो है बाबू, वो जब कॉन्स्टेंट्स हों तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर I या R या दोनों अगर वेरिएबल हो, I या R या दोनों वेरिएबल हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, माने टाइम के साथ R वेरी करे, टाइम के साथ करंट वेरी करे, या टाइम के साथ दोनों वेरी करे, ऐसा कुछ व्यवस्था बने, तो आप उस केस में यूज करोगे इंटीग्रेशन I²R इंटू DT। व्हेन I और R और बोथ वेरीज विथ टाइम, वेरीज विथ टाइम, तब आप इस केस में ये इंटीग्रेशन लगाकर आप उसको इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ना, RC सर्किट, RC सर्किट में जब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होता है तो उस प्रक्रिया में करंट वेरिएबल होता है। हालांकि रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, लेकिन करंट तो वेरी किया, कैसे, समय के साथ। तो अगर हम उस रजिस्टर की अगर हीट एनर्जी निकालना चाहें कि वो रजिस्टर कितना गर्म होगा, उसकी हीट एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, तो आप तब ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे वहाँ, तब आप ये लगाओगे, क्योंकि उस कंडक्टर, उस रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट वेरिएबल है, वो समय के साथ चेंज होता है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पर करंट समय के साथ बदल रहा हो या रजिस्टर समय के साथ बदल रहा हो या दोनों अगर बदल रहा हो, तब उस केस में जो हीट एनर्जी होगा उसकी एक्सप्रेशन ये यूज़ करेंगे, इंटीग्रेट करके मान निकलेगा उसका। और अगर कांस्टेंट रहा तो ये लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से पावर, टाइम भाग दे देंगे, पहले तो हम हीट एनर्जी इस तरह से निकाल लेंगे और तब जाकर टाइम से भाग देकर पावर निकालेंगे। तब जाके पावर निकालना है तो पावर में बोलोगे सर तो यहाँ पर तो टाइम है ही नहीं, तो सीधे I और R गुना कर देंगे। नहीं, पावर निकालने के लिए पहले हीट निकालनी होगी, कितनी हीट कंज्यूम्ड हुआ, उसके बाद ना पावर निकलेगा। तो इस तरह। अब आइए हम थोड़ा इसके एप्लीकेशन करते हैं। नोट कर रहे थे तो ये पहला नोट था, चलो दूसरा नोट हम यहाँ आगे डील कर देते हैं।
अगर मान लिया जाए कि एक रजिस्टर है कोई भी, और इस रजिस्टर को हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया, या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, तो इसकी जो हीट तैयार होगी, इसके क्रॉस पोटेंशियल तो भी बना, तो इस केस में जो इसका हीट बनेगा, इसकी जो हीट बनेगा कितना बनेगा बोलो? तो आप V²/R/T लिख सकते हो। देखो यहाँ पर एक बात और ख़ास, हम लोग के पास 3 फार्मूला है, एक है I²RT, एक है V²/RT, एक है V×IT। ये तीनों का उपयोग अलग अलग समय हम लोग अलग अलग तरीक़ा से करते हैं। और जैसा कि तुम लोग अब तो जानते ही होगे कि इसका कब उपयोग होगा। तो जब ये डाटा तीनों दिया हो तो ये यूज़ करेंगे, या ये तीनों डाटा दिया हो तो ये यूज़ करेंगे, या ये डाटा दिया हो तो ये यूज़ करेंगे, नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात कि अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई ख़ास टर्म कांस्टेंट हो, है ना, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लिया जाए किसी कंडक्टर में करंट कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं या ये यूज़ कर सकते हैं, H का मान ये या ये, दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। अब अगर करंट कांस्टेंट हो, भी दिया हुआ हो, पावर की अगर हम बात कर लेते हैं, पावर कंजम्पशन, तो टी तो हट जाएंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये खास स्थिति है जिसमें करंट कांस्टेंट है परंतु वोल्टेज जो है वो दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज दिया हुआ, तो ये यूज़ करेंगे। करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये यूज़ करेंगे। तो ये व्यवस्था आपके अनुसार जो सवाल के साथ जुड़ा हुआ डाटा होगा उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो सवाल के अनुसार डिपेंड करेगा कि क्या हम यूज़ करें ताकि वो तेज़ी से बन जाए। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो और जो डाटा दिया हुआ रहता है वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग ऑटोमेटिकली, वो कैलकुलेट करके, है ना, इक्वेशन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके वहाँ तो पहुँच ही जाते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट हिट कर सकते हैं उस एक्सप्रेशन को जो सवाल के साथ ज़्यादा सूटेबल है। बात यहाँ कर रहे हैं कि अगर ये अगर ये रजिस्टर किसी भी तरीक़ा से, अगर ये रजिस्टर बाबू किसी भी तरीक़ा से रेजिस्टेंस का मान रिप्लेस हो जाए और ये R रिप्लेस होकर के R/N ऐसा रेजिस्टेंस बना ले, है ना, अभी हम करेंगे उसका व्यवस्था, R/N कर ले, ऐसा किसी तरह से अपना रेजिस्टेंस का मान R/N कर ले, या N टाइम्स R कर ले, अपना रेजिस्टेंस का मान N टाइम्स बढ़ा ले, और शेल वही लगा रहे, तो देखो अभी के केस में भी इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वही भी होगा ना। तो इस केस में जो इसके द्वारा हीट क्रिएट होगा और वो कितना होगा, तो V², या पावर की अगर हम बात कर लें तो टाइम हटाओ, तो यहाँ NR हो जाएगा, NR हो जाएगा। तो इसकी जो पावर है वो N टाइम्स कम हो जाएगा इस केस में। इस केस में इसकी जो पावर है वो N टाइम्स कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस N टाइम्स बढ़ गया फॉर ए गिवन पोटेंशियल या फॉर ए गिवन सोर्स, तो उसकी जो पावर है वो N टाइम्स कंजम्पशन की कम हो जाएगी। और अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस N टाइम्स कम हो जाता है और सोर्स वही है, सप्लायर वही है, वोल्टेज वही है, तब इस केस में जो इसका पावर कंजम्पशन होगा वो पावर कंजम्पशन हो जाएगा V²/R/N। इस N को हम ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा N टाइम्स, और इसकी जो पावर है वो N टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन शर्त याद रखिए, इस शर्त में क्या, तो यहाँ जो पोटेंशियल है वो रिमेन कांस्टेंट, भी रिमेन कांस्टेंट। इन दोनों केस में जो भी है वो रिमेन कांस्टेंट। जैसा हम इस चीज़ को अभी जो हमने लिखा है, एक तो समझने के लिए कि ऐसा बात हुआ, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे V²/R, रेजिस्टेंस का मान में चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस एक यूज़ करेंगे, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो एक्सप्रेशन ये रखेंगे, और फिर देखा कि क्या बदलाव हुआ उसमें हम डाल दिए और आपस में कंपैरिजन किए,
तो इस तरह से, जैसे मान लिया जाए, इसी एक्सप्रेशन को एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लो कि एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये एक शेल है। शेल का पोटेंशियल भी है, रजिस्टर आर है, ऑफकोर्स इसके पावर कंजम्पशन होंगे V²/R, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, है ना, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अब ऐसा रजिस्टर हम n रजिस्टर ले रहे हैं, n रजिस्टर इसमें ले रहे हैं, और इन सभी n रजिस्टर को हम उसी शेल से सीरीज में, हर एक रजिस्टर को सीरीज में जोड़कर उसी सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में जोड़ दिया, ये जो आपकी बल्ब लगती है ना, वो क्या बोलते हैं, डेकोरेटिंग बल्ब, वो दिवाली वगैरह में या पूजा वगैरह में जो हम लोग झालर के रूप में लटकाते हैं, उसकी जो छोटी छोटी जो बल्ब्स हैं, वो हर एक बल्ब का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है। देयर आर n बल्ब्स, और उसको हम जो उसकी जो एंड्स ऑफ वायर है वो ला करके जब हम प्लग में डाल देते हैं तो सोर्स वही है। एक बल्ब जलाएं तो जो सोर्स, उतना बल्ब जलाएं जो सोर्स वही है। तो इस केस में अगर सीरीज की बात की जाए तो इसके पूरे जो रेजिस्टेंस बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितने होंगे, NR। यहाँ से यहाँ तक बाबू रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, NR। और ये पूरे रेजिस्टेंस NR जो है, ये पूरी जो रेजिस्टेंस NR है वो कितना से कनेक्ट है, वही पोटेंशियल से। तो इस केस में जो मान इसका होगा N × R हो जाएगा। आप कह सकते हो कि इस केस में एक बल्ब जितना पावर कंज्यूम करेगा उससे n टाइम्स कम पावर कंजम्पशन होगा, है ना। तो सीरीज में पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, बशर्ते पोटेंशियल कांस्टेंट हो। हमेशा कम नहीं होगा, बाकायदा शर्त है उसका कि पोटेंशियल कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट होगा तो फिर चीज़ें, रिजल्ट बदल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर मान लिया जाए ऐसा ही रजिस्टर पैरेलल में लगा दिया जाए, n रजिस्टर अगर पैरेलल में लगा दिया जाए, ठीक है, n रजिस्टर पैरेलल में लगा दिया जाए और फिर उसको शेल, वही शेल से कनेक्ट कर दिया जाए, और तब पूछा जाए कि अब इस केस में इसकी पावर कंजम्पशन क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि इस केस में R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो भी तो वही है, R इक्विवेलेंट का मान R/n होगा, और R/n होगा तो n को हम ऊपर भेज देंगे, और तब इस केस में जो पावर कंजम्पशन होगा वो एक बल्ब जितना पावर कंज्यूम किया, ये एक रजिस्टर जितना पावर कंज्यूम किया है उसका n टाइम्स पावर कंजम्पशन होगा पैरेलल के केस में। लेकिन याद रखिए शर्त की पोटेंशियल कांस्टेंट हो। करंट कांस्टेंट होगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो रिजल्ट जो भी हमने तैयार किया है वो रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो यही है, इसके एक हम रिजल्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग इस हीटिंग की क्या इस्तेमाल होती हैं उसको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर कंडीशन लेते हैं, एक है बहुत इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम पावर कंजम्पशन थ्योरम। सपोज करो कि ये एक शेल है, सेल का ईएमएफ है E और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है R। हम इस सेल से मैक्सिमम पावर ड्रॉ आउट करना चाहते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं ऐसा है कि हम अगर एक यहाँ एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस हम अपने सुविधानुसार कम या ज़्यादा कर सकें, तो प्रश्न ये उठता है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या हो, इस रजिस्टर का मान कितना हो कि इसके द्वारा पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो, इस R का मान क्या हो कि इसके द्वारा पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो। क्वेश्चन समझ में आया?
इस आर का मान क्या हो कि इस रजिस्टर के द्वारा जो पावर कंजम्पशन हो, मतलब जो गर्माहट पैदा हो उस रजिस्टर में, वो ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो इस आर का मान क्या होना चाहिए? रिजल्ट याद रख लीजिएगा, रिजल्ट ही मेन उपयोग होता है। चूँकि एक प्रूफ के रूप में ये पूछा जाता है थ्योरम, तो हम उसको यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। रिजल्ट याद रखिए, मैक्सिमम पावर के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस है और सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपस में बराबर होना चाहिए। The net equivalent internal resistance of cells and external resistance must be equal. Then the power consumption by external resistance will be maximum. चलिए हम इस बात को तैयार करते हैं। क्या होगा? करंट चलेगा। कितना करंट चलेगा अगर हमसे पूछा जाए तो E बटा में R इक्विवेलेंट, जो R प्लस स्मॉल r होगा। इसके द्वारा पावर कंजम्पशन कितना होगा? तो इसके द्वारा जो रजिस्टर में, इस रजिस्टर में जो पावर कंजम्पशन होगा दैट वुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई का मान तो हम निकाले हुए हैं, आप यहाँ डाल दीजिएगा। तो ई स्क्वायर बाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। दिस इज द पावर कंजम्पशन बाई दैट रजिस्टर एट दिस कंडीशन। इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका ईएमएफ इतना है, इसका इंटरनल इतना है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, करंट जो भी है इतना फ्लो हो रहा है, और इसके द्वारा पावर कंजम्पशन का मान इतना हो। प्रश्न है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी आर विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर का मान क्या हो कि इसके द्वारा जो पावर कंजम्पशन हो मैक्सिमम हो। शर्त आप बता सकते हैं, डी पी बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू 0। ये शर्त है, डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए पहले, उसके बाद फिर हम आगे 0 करेंगे। पहले तो हम डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करेंगे। किया जाए, ई स्क्वायर तो भाई कांस्टेंट है, उसको बाहर करो, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले आर का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2, जो पावर है नीचे आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन आर का तो 1 हो गया और स्मॉल आर का 0 हो गया, ये डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर था ही, इसका होल स्क्वायर करनी है, ये होल स्क्वायर। और देखो तो अगर हम इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर देते हैं तो ये 0 हो गया, ये चला गया 0 के पास, ये भी चला गया 0 के पास। यहाँ देखो आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर है, तो एक आर प्लस स्मॉल आर कॉमन ले लेंगे तो वो भी चला गया 0 के पास। तो यहाँ एक बच गया आर प्लस स्मॉल आर और माइनस 2r, दैट मच। ठीक है, और यहाँ देखिए तो माइनस 2r आया ना बाबू, माइनस 2r आर से घट जाएगा तो माइनस कैपिटल आर बचेगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो r इज इक्वल टू स्मॉल आर। दिस इज द एक्सप्रेशन। और यहाँ से हमें यही कंडीशन प्राप्त हुआ, दिस इज द कंडीशन, या आप इसको लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस जब होगा तब उस रजिस्टर में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। ठीक है, और अगर हम इसकी मैक्सिमम पावर का बात पूछें कि कितना मैक्सिमम पावर होगा, तो पावर का मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं भाई। उसका तो रेजिस्टेंस का मान स्मॉल कैपिटल आर का मान किसके बराबर हो, तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो हम रख देते हैं कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख देते हैं, तो रख दो यहाँ स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, 2 स्मॉल आर का होल स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर में से एक आर कट जाएगा, दैट इज ई स्क्वायर बाई 4 इंटू स्मॉल आर। ठीक है,
सो दिस इज द पावर, मैक्सिमम पावर कॉन्सेप्ट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम पावर जो बनेंगे इसके, वो ये बनेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से चीज़ों को और ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हमने थ्योरम तैयार कर लिया। प्रश्न है कि ये एक शेल है, सेल की ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और फिर वो एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस को हम अपने सुविधानुसार चेंज कर सकते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस का मान कैपिटल आर है। प्रश्न पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ये जो आर है, सो दैट इस आर का मान क्या हो, सो दैट ए करंट इन सर्किट इज मैक्सिमम। सर्किट में करंट मैक्सिमम हो। ऑल्सो फाइंड potential difference across R and its power consumption in this case। और जब करंट मैक्सिमम हो तब उस केस में, इस सर्किट में करंट मैक्सिमम हो तब उस केस में इस रजिस्टर के क्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होंगी और इसके द्वारा पावर कंजम्पशन कितना होगा। दूसरा प्रश्न है कि सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज मैक्सिमम, क्या इस आर का मान हो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो। Also find the current in circuit and power consumption है ना, in this case by R in this case। इस केस में, किस केस में, जब पोटेंशियल डिफरेंस, इस ऐसा कोई केस जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो, इस केस में करंट कितना होगा और इसके द्वारा पावर कंजम्पशन क्या होगा। और तीसरा पावर, ऑफ कोर्स ये तो हम लोग निकाल लिए हैं, पावर कंजम्पशन बाई आर इज मैक्सिमम। ऑल्सो फाइंड द potential difference across R and current in circuit in this case। इस केस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा और करंट सर्किट में क्या होगा। तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ डिज़ाइन की है व्यवस्था को देते हुए, और देखते हैं कि क्या घटना होती है। चलो पहले हम इसकी जो भी चीज़ें निकालने की बात पूछी जा रही है, हम उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ भाई, इसी आर के वैल्यू पर करंट कितना होगा। तो सवाल, करंट का मान E डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर होगा, कोई डाउट नहीं। अच्छा, उसके बाद इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू कैपिटल आर। तो I इतना है, तो E आर बाई आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, इस कैपिटल आर को नीचे भेज देते हैं, तो E डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो ये हुआ वी आर का मान। हम ऐसा क्यों लिखे हैं, तो जैसे बात मैक्सिमम की पूछ रही थी, इससे हम मैक्सिमम डिसाइड कर पाते हैं, इसलिए लिखे हैं। और पावर कंजम्पशन की बात पूछी जाए तो पावर कंजम्पशन इस रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा, तो आई स्क्वायर आर होगा। तो आई का मान तो ये है ई स्क्वायर आर बटा में आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन। तो जो तीन चीज पूछ रहा है
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, पावर कंजम्पशन अक्रॉस आर, करंट इन सर्किट, ये हमने तीनों यहाँ पर निकाला है। अब आइए हम पहला बात करते हैं कि करंट सर्किट में मैक्सिमम होने के लिए आर का मान क्या हो, कि ऐसा क्या आर बने कि जो ये करंट आई है वो सर्किट में मैक्सिमम चले। याद रखिएगा ई और आर ये चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है, ये गिवन है। इस आर को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस आर का मान क्या हो कि करंट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इस बात को करंट मैक्सिमम हो। ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पावर कंजम्पशन। तो चलिए हम पहला सवाल को डील करते हैं। करंट की बात पूछ रहा है तो ये एक्सप्रेशन आपको बताएगा आर का मान क्या हो कि आई का मान मैक्सिमम हो। देखो भाई यहाँ ई और आर, स्मॉल ई और स्मॉल आर ये तो एकदम फिक्स है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं करनी है। चीज़ें आई मैक्सिमम होंगी इस आर के बदलने से। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ और इस आर का मान बताओ कि इस आर का मान क्या हो कि आई का मान जो है वो मैक्सिमम हो। इस आर का मान क्या हो कि जो आई का मान हो वो मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? देखिए, सोचिए, समझिए, क्या बोलेंगे? इस आर का मान क्या हो कि आई का मान मैक्सिमम। ऐसा क्या रख सकते हैं आई का मान मैक्सिमम? तुमको जो मन है रख सकते हो, ये दोनों में बदलाव नहीं होगा। तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि जितना डिनोमिनेटर कम होगा, ये बाबू डिनोमिनेटर जितना कम होगा आई उतना ही ज़्यादा होगा। और ये डिनोमिनेटर जितना कम क्यों होगा? आर तो चेंज होना नहीं है, तो ये आर जितना कम होगा, कैपिटल आर जितना कम होगा उतना डिनोमिनेटर कम होगा। और आर का सबसे मिनिमम मान हम क्या कह सकते हैं? जीरो। आर तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट क्वांटिटी है किसी कंडक्टर की, और उसका मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू हो सकता है दैट इज जीरो। तो आप कह सकते हो कि एट आर जीरो आई विल बी मैक्सिमम, और आई का मैक्सिमम मान हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। और इन दिस केस एट दिस, और इस केस में जो क्या पूछ रहा था, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। तो आर का मान जीरो कर दिए हम इस इक्वेशन में, तो आर का मान जीरो कर दो, तो आर जीरो कर दो, तो जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो गुना समथिंग जीरो, आर जीरो हो गया। और पावर कंजम्पशन देखो क्या बोलेंगे, तो पावर कंजम्पशन आर का मान जीरो कर लो, ये जीरो कर लो, तो जीरो गुना समथिंग जीरो, पावर कंजम्पशन भी जीरो। देखिए ध्यान से, करंट तो सर्किट में मैक्सिमम हो गया, परंतु उस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसके द्वारा जो पावर कंजम्पशन है वो दोनों जीरो हो गए। करंट के इतने मैक्सिमम मान प्राप्त होंगे। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो, उसके लिए हमें शर्त तैयार करनी है। तो दूसरा है फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल, ये बाबू वी आर मैक्सिमम, ये अभी जो हमने चीज़ें तैयार की हैं फॉर आई मैक्सिमम, अभी हम तैयार करने वाले हैं फॉर वी आर मैक्सिमम। बताइए क्या इस रिलेशन में हम वी आर का मान मैक्सिमम होने के लिए इस कैपिटल आर का मान कितना रखना चाहिए? जरा देखिए, सोचिए, समझिए, बताइए। एट आर का मान क्या हो? तो देखो भाई, अगर हम इसको मैक्सिमम चाहते हैं तो डिनोमिनेटर जो मान है वो मिनिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो मान है वो मिनिमम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर मिनिमम हो तब जब ये आर प्लस आर बाई कैपिटल आर मिनिमम हो। और ये मिनिमम तब होगा, ये पूरा डाटा मिनिमम तब होगा जब कैपिटल आर मैक्सिमम होगा। और कैपिटल आर मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? तो कैपिटल आर मैक्सिमम टेंस टू इन्फिनिटी। रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें अगर ऐसा, तो आर जब इन्फिनाइट कर देंगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर हम इस केस में वी आर की मैक्सिमम बात करें तो कितना होगा?
तो आर का मान इन्फिनिटी रख देंगे तो स्मॉल आर बाई इन्फिनिटी 0, 1 + 0 1, तो वी आर का मान सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा तब उस केस में करंट सर्किट में क्या चलेगा, तो करंट देखो आर इन्फिनिटी प्लस आर इन्फिनिटी समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, करंट हो जाएंगे 0। और पावर कंजम्पशन की बात करो तो पावर कंजम्पशन देखो क्या होगा, तो पावर कंजम्पशन भी 0 हो जाएगा। करंट ही नहीं चला ना, करंट नहीं चला तो गर्म नहीं हुआ, तो पावर भी 0 हो जाएगा। ये तो हम सीधे फिजिक्स की बात करके लिख लिए। बात यहाँ देखो, अगर ये आर इन्फिनिटी हो गया तो नीचे में आर का स्क्वायर है, तो एक नीचे आर डोमिनेट करेगा ऊपर वाला कटने के बाद, तो ये समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 आएगा। और तीसरा फॉर पावर मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम के लिए हम लोग शर्त इसके पहले निकाले हुए हैं कि वो जो रेजिस्टेंस का मान है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ये बात हम बाबू तैयार किए हुए हैं, है ना। पावर मैक्सिमम के लिए रेजिस्टेंस का मान ना 0 ना इन्फिनिटी, वो इंटरनल के बराबर हो, और तब इस केस में पावर जो मान होगा मैक्सिमम वो भी हम निकाले हुए हैं, दैट इज E² / 4 r। और तब इस केस में करंट का मान कुछ होगा, दैट वुड बी E/2R। करंट का मान स्मॉल r रख दिया कैपिटल R की जगह पर, तो E/2R। और VR का मान पूछा जाए तो VR का भी मान बोल सकते हैं, है ना, E/2। ठीक है, तो आप यहाँ गौर से अगर देखो, अगर हम इसका एक प्लॉटिंग आपको शो करें, इफ आई वांट टू ड्रॉ अ प्लॉट पावर वर्सेस रेजिस्टेंस का, पावर वर्सेस रेजिस्टेंस की, अगर हम इस रेजिस्टर में कितनी पावर कंजम्पशन रेजिस्टेंस के वेरिएबल होने से कैसे कंजम्पशन वेरी कर रहा है, अगर हम इस बात को शो करें, तो R0 तो पावर कंजम्पशन, R0 तो पावर कंजम्पशन 0, और R इन्फिनिटी तो R इन्फिनिटी पर भी पावर कंजम्पशन 0, और R का मान स्मॉल r पे पावर इतना है। तो इसका मतलब हुआ कि जब R 0 है तो पावर 0 है, R का मान स्मॉल r है तो पावर मैक्सिमम है, और R का मान इन्फिनिटी है तब फिर पावर 0 है। तो हम कह सकते हैं कि एज R रेजिस्टेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, first power increases to its maximum value and then decreases and becomes 0 when its value becomes infinity। और आप इसका प्लॉट कुछ इस तरह से शो कर सकते हो कि पहले R का मान बढ़ेगा, बढ़ के मैक्सिमम जाएगा, और उसके बाद घटेगा और घट के इन्फिनाइट वैल्यू पर उसके मान 0 हो जाएंगे, और ये मैक्सिमम होगा जब R का मान स्मॉल r के बराबर। तो ये चीज़ों को, और हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ शोज विथ पावर और आर के बीच का रिलेशन है ये। ग्राफ इज नॉन लीनियर एंड विल शो लाइक दिस डाटा। तो यही है, तो आज अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वी विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।